Welcome to the Delta series by Next Gen Study Point with Rahul Sar. In this series, we will learn complete NEET physics chapters for 21 June NEET exam from basic concepts to exam level questions in the minimum possible time without skipping the important concepts and formulas. Let's start the series now. तो शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का पहला टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। What is a frame of reference? A frame of reference is a coordinate system used to describe the position and motion of an object. ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट आपको आता होगा शायद से, ऐसे एक्स एक्सिस होता है, ऐसे एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है। इस दोनों को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट में अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालना दे, या किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या किसी ऑब्जेक्ट का मोशन निकालने के लिए दिए, तो उसको अगर जिस सिस्टम की हेल्प से हम निकालेंगे उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पर वो लिखा है डिस्क्राइब द पोजीशन एंड द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर आ गया टाइप्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का दो टाइप्स होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का दो टाइप्स होता है। एक होता है इनिशियल फ्रेम, जैसे कि एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी में हो किसी ऑब्जेक्ट, तो उसको बोलते हैं इनिशियल फ्रेम। और नॉन इनिशियल फ्रेम कौन सा आता है? जो एक्सीलरेटेड फ्रेम होता है, जैसे कि एक्सीलरेशन करना होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में बोला गया है कि ए पैसेंजर सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन appears at rest relative to train but moving relative to the ground। ठीक है, अगर वो आप लोगों के वो इंसिडेंट हुआ है कि नहीं पता, लेकिन मतलब ये ट्रेन में सफ़र करते टाइम कि अगर ट्रेन अचानक ट्रेन रुक जाता है स्टेशन में, तो आप लोगों को एक झटका लगता है कि आगे जाने के लिए। ठीक है, वही बताया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है कि ये एग्जाम्पल में उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बोलेंगे, नेक्स्ट का टॉपिक है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन 1D में पहले पढ़ेंगे। मोशन अलोंग ए सिंगल एक्सिस, जैसे कि एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, किसी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के तरफ अगर किसी चीज़ कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो उसको बोलेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, जैसे कि एक्स इक्वल एफ टी से हमें ये डिनोट करते हैं। जैसे कि पकड़ लो इस पॉइंट में एक ऑब्जेक्ट है और इस तरफ मतलब एक्स एक्सिस की तरफ जाना चाहता है, तो उसको बोलेंगे 1D मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इस एक्स को हम बोलेंगे एफ ऑफ टी। ठीक है, फंक्शन ऑफ टी, मतलब टी के थ्रू, मतलब टाइम के थ्रू ये कहाँ आगे बढ़ता जाएगा। फिर आ गया डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इज डेल एक्स इक्वल एक्स एफ माइनस एक्स आई, मतलब फाइनल पोजीशन से अगर इनिशियल पोजीशन को हमें माइनस कर दिया जाए तो हमें क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर आ गया डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर पकड़ लो, कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे गया है, मतलब ये इस पॉइंट से इस पोजीशन तक गया है। ठीक है, तो ये वाला इस पॉइंट और ये वाला पोजीशन में जितना मतलब टोटल लेंथ होगा उसको बोलेगा क्या? डिस्टेंस। यहाँ पर और एक कंडीशन लिख के रखा है, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्टेंस लेस देन इक्वल डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस से हमेशा छोटा और इक्वल होता है, लेकिन बड़ा डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, और अब आ गया इस चैप्टर का, मतलब इस काइनेमेटिक्स का मेन टॉपिक में आते हैं हम। मेन टॉपिक में है स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज द स्पीड? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जैसे कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, इसलिए ऑल्सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑलवेज पॉजिटिव एंड जीरो। पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन निगेटिव डिस्टेंस कभी भी नहीं हो सकता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी पर। हम आ गए वेलोसिटी पर। व्हाट इज द वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड किसके साथ रिलेटेड था? डिस्टेंस के साथ। और वेलोसिटी किसके साथ रिलेटेड है? डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, तो हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? v इक्वल डेल एक्स बाय डेल टी। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम वेलोसिटी निकालते हैं। जैसे कि इसको हम और एक तरह से लिख सकते हैं एक्स एफ माइनस एक्स आई, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन। इससे इस प्रकार से हम वेलोसिटी निकल सकते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज क्या रहता है उसमें? डायरेक्शन रहता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है और हैज़ डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होगा तो ऑलवेज डायरेक्शन तो होगा ही। फिर आ गया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
ठीक है। फिर आ गया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल इंटरवल और इक्वल डिस्टेंस सेम टाइम पर सेम कवर करना होगा, ठीक है। मगर पकड़ लो आप 2 सेकेंड में चलते हो 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर क्या चलते हो 2 सेकेंड में 10 मीटर चलते हो, और अगले 2 सेकेंड में आप 10 मीटर ही चले, और अगले 2 सेकेंड में भी आप 10 मीटर ही चले, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? उसका उल्टा होता है, जैसे कि अनइक्वल डिस्टेंस इन ए इक्वल इंटरवल। जैसे कि 2 सेकेंड में आप लोग हर 2 सेकेंड में क्या करता है, एक में पकड़ लो 10 मीटर गया, एक में 15 मीटर गया, एक में 9 मीटर गया, एक में 8 मीटर गया, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। फिर आ गया एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? वी एवरेज इज इक्वल टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हाँ, टोटल डिस्टेंस को हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाता है, ठीक है। फिर आ गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी वी बार से लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम कर देने पर क्या मिल जाता है हमको? एवरेज वेलोसिटी मिल जाता है, ठीक है। फिर आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर आ गया क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर 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 भी के लिमिट मतलब डेल टी टेल्स टू जीरो तक चला जाए, मतलब डेल टी मतलब टाइम का, अगर टाइम अप्रोक्स जीरो की तरफ चला जाए तो उसको बोलते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको निकालते हैं कैसे? वी इक्वल लिमिट डेल टी टेल्स टू जीरो डेल एक्स बाय डेल टी इज इक्वल डी एक्स बाय डी टी। इसको इस फॉर्मूला यूज करके हम क्या निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। फिर आ गया एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे कि ए इक्वल डेल वी बाय डेल टी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी एम। मतलब फाइनल वेलोसिटी से हम फाइनल वेलोसिटी से हम इनिशियल वेलोसिटी को हम माइनस कर देंगे तो हमको डेल भी मिल जाएगा, और डेल टी मतलब क्या होता है? टी टू माइनस टी वन, ठीक है। इससे हम निकालेंगे। फिर आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, उसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। ए इक्वल डी वी बाई डी टी। इसको हम और एक तरह से लिख सकते हैं कि ए इक्वल क्या होता है? लिमिट डेल टेल्स तो जीरो होता है, जिसके कारण यह डेल वी और डेल टी क्या हो जाता है? डी वी अपॉन डी टी हो जाता है, ठीक है। ये वाला सेम ही है, बस मैं ये वाला लिख के देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। हमें काइनेमेटिक्स में कुछ फार्मूला मिलेंगे, उसको याद रखना मास भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा लगता रहता है काइनेमेटिक्स में, ठीक है। तो पहला इक्वेशन होता है v इक्वल यू प्लस ए टी। v इक्वल यू प्लस ए टी। वेयर इज अ v? व्हाट इज अ v? v इज अ वेलोसिटी क्या? वेलोसिटी फाइनल। यूज क्या? वेलोसिटी इनिशियल और ए इक्वल क्या होता है? एक्सेलरेशन। और टी इक्वल क्या होता है? टाइम होता है। फिर आ गया ये वाला हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा वाला इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है तुम्हारा क्या? सेकंड इक्वेशन। अगर किसी चीज़ का पोजीशन निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या होता है? वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ठीक है। ये हो गया थर्ड इक्वेशन, ये मास भी आप लोग याद कर लेना। फिर नेक्स्ट आ गया फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन अगर एस इक्वल यू प्लस भी अपॉन टू इंटू टी होल इंटू टी, मतलब ये वाला भी हम कहीं कहीं पर यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आ गया इंपॉर्टेंट कंडीशन। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन मास भी कॉन्स्टेंट क्या होना चाहिए यहाँ पर? इस वाले इक्वेशन में क्या होना चाहिए? ये वाला इक्वेशन में इन चारों इक्वेशन में क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन मास भी कॉन्स्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए, ठीक है। फिर आ गया मोशन शुड बी इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में होगा तभी ये मतलब ये वाला क्या होगा? ये वाला जो इक्वेशन मिला है हमको, ये वाला इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा। अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में नहीं हुआ है तो वो ये वाला इक्वेशन मतलब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फिर आ गया पोजीशन टाइम ग्राफ। फिर आते हैं ग्राफ की तरफ हम, ठीक है। तो ग्राफ में क्या होता है? पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है? स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, स्लोप ऑफ इक्वल वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ से हमको मिलता है वेलोसिटी। क्या मिलता है? वेलोसिटी। v इक्वल डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। स्लोप से मतलब स्लोप, अगर उस ग्राफ का हम स्लोप निकालेंगे, ये वाला होता है स्लोप निकालेंगे तो जो स्लोप निकलेगा वही होगा वेलोसिटी, ठीक है। इंटरेक्शन होता है पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव वेलोसिटी। अगर स्लोप पॉजिटिव निकला तो पॉजिटिव वेलोसिटी निकला है। जीरो स्लोप में ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मतलब अगर स्लोप इक्वल क्या हो गया? स्लोप इक्वल जीरो हो गया तो वो
कहाँ पर होता है, रेस्ट पे होता है, ठीक है। स्टीपर स्लोप होता है तो ग्रेटर वेलोसिटी, मतलब बहुत बड़ा होता है वेलोसिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर आ गया क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जिस तरह हमें पोजीशन टाइम ग्राफ से मिला था वेलोसिटी, उसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मिलेगा हमको एक्सेलरेशन। क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। अगर ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। और एरिया अंडर ग्राफ, मतलब स्लोप मतलब वो ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा अगर वो निकालेंगे तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि एरिया क्या क्या हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्राइंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर उसका एरिया निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर आ गया स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज अ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। जिस क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होगा, नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मास, टाइम, डिस्टेंस, एनर्जी, टेम्परेचर, ठीक है, और एक्सेट्रा, और बहुत कुछ है। उसी तरह वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब बोथ होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए तुम्हारा डायरेक्शन, ठीक है। तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये सब होता है तुम्हारा क्या, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे हम वेक्टर एडिशन में। वेक्टर एडिशन का पहला प्रोसेस होता है ट्राइंगल लॉ। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, द थर्ड साइड ऑफ द रिप्रेजेंटेड देयर रिजल्टेंट। मतलब पकड़ लो कि एक ट्राइंगल लेके रखा है ऐसा, ये हो गया ए साइड, ये होगा बी साइड। तो इसको हम इसको हम जोड़ देंगे, मतलब वेक्टर एडिशन करेंगे, तो ये वाला जो सी वाला जो साइड होगा वो होगा रिजल्टेंट, मतलब ये होगा रिजल्टेंट मतलब समझ आ रहा है आप लोगों को, रिजल्टेंट मतलब ट्राइंगल लॉ में क्या होता है, अगर ये दो साइड का क्या होगा, थर्ड वाला साइड में क्या होगा, वो हमेशा वेक्टर एडिशन दे देगा, ठीक है। फिर आ गया पैरेललोग्राम लॉ। इसमें क्या होता है, रिजल्टेंट आर इक्वल रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। आर इक्वल रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर एडिशन निकाल सकते हैं। फिर आ गया डायरेक्शन क्या होगा, इस लॉ का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा टेन अल्फा इज इक्वल बी साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर आ गया वेक्टर सब्सट्रैक्शन। वेक्टर सब्सट्रैक्शन में क्या करेंगे, ए माइनस बी इक्वल ए प्लस माइनस बी, ठीक है। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द बी एंड एड, ठीक है। मैं होपफुली ये समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट आता है स्केलर डॉट प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम ऑल्सो बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ए डॉट बी, यहाँ पर एक डॉट आ जाता है, ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा, उसका रिजल्ट आता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये होता है हमेशा स्केलर क्वांटिटी। फिर एप्लीकेशन आ गया, वर्क डन में हम निकालते हैं, पावर में हम ये वाला स्केलर डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। फिर आ गया वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, ठीक है। यहाँ पर लिख के रखा है ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी इक्वल फिर आ गया वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल ए बी साइन थीटा। रिजल्ट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। एप्लीकेशन क्या होगा, टॉर्क एंगुलर मोमेंटम में हम ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आ गया यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये है, यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप रिप्रेजेंटेड एक्स वाई जेड। एक्स एक्सिस के और होगा तो आई कैप, वाई एक्सिस के और होगा तो जे कैप, और जेड एक्सिस के और होगा तो के कैप डायरेक्शन में होता है। तो ये वाला हम ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रिसोल्विंग ए वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। रिसोल्विंग ए वेक्टर इनटू ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फॉर वेक्टर ए मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस ए एक्स इक्वल ए कॉस। मतलब हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए बोलते हैं ए कॉस, ए एक्स की तरफ अगर वेक्टर होगा, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ वेक्टर होगा तो उसको बोलते हैं ए कॉस थीटा, और वाई एक्सिस की तरफ होगा तो ए साइन थीटा, ठीक है। फिर आ गया रिलेटिव वेलोसिटी।
फिर हम पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी वेक्टर के साथ ए वेक्टर जुड़ा होगा तो उसको बोलते हैं रिलेटिव वेक्टर। जैसे कि भी वेलोसिटी ए बी इक्वल वी ए माइनस वी बी, ऐसे करके हम क्या निकालते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। इंपॉर्टेंट केस में क्या होता है? सेम डायरेक्शन में होगा तो वी रिजल्टेंट होगा वी ए माइनस वी बी, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वी रिजल्टेंट होगा वी ए माइनस वी बी, और वी ए प्लस सॉरी वी ए प्लस वी बी। ठीक है, फिर क्या आ गया? मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन में पढ़ लेते हैं। टू डायमेंशनल मोशन में पढ़ेंगे तो क्या होगा? एग्जाम्पल, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये सब क्या होता है? मोशन इन ए प्लेन होता है। फिर आ गया पोजिशन वेक्टर। क्या होता है? पोजिशन वेक्टर होता है आर इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, ये होता है पोजिशन वेक्टर। फिर आ गया हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ए बॉडी प्रोजेक्टेड अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अगर पकड़ लो ये प्लेन है, प्लेन की इस तरफ से अगर किसी चीज़ को, मतलब एक पत्थर को पकड़ लो, यहाँ पर ऐसे फेंका तो वो जाके कैसे गिरेगा? ऐसे गिरेगा कि नहीं? ऐसे गिरेगा कि नहीं? ऐसे गिरेगा कि नहीं? तो पकड़ लो ये हो गया थीटा, और जिस डायरेक्शन में फेंका गया उस तरफ से ऐसे आके फिर यहाँ पर गिर जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉराइजेंटल वेलोसिटी क्या होगा? हॉराइजेंटल वेलोसिटी मतलब ये वाला, इस तरफ जाने वाला हॉराइजेंटल वेलोसिटी होगा वी एक्स इक्वल यू कॉस थीटा। ये इस तरफ जाने टाइम होगा वी एक्स इक्वल यू कॉस थीटा। अगर ये जो मतलब इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ जाने पर होगा वी कॉस थीटा। अगर ये तो इस तरफ भी ऊपर भी जा रहा है ना, इसमें तो हाइट भी है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ऊपर जाएगा तो बनेगा ये क्या? वी वाई इक्वल यू साइन थीटा। ठीक है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। ठीक है, फिर आ गया वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी मतलब वाई एक्सिस की तरफ कितना जाएगा? यू साइन थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मतलब टाइम ऑफ फ्लाई करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए तो जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, मतलब जी मतलब ग्रेविटी। ठीक है, हाँ नेक्स्ट चलते हैं मैक्सिमम हाइट। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट कितना होता है? मैक्सिमम हाइट होता है एज इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 2g। थीटा क्या होता है? जो प्रोजेक्टाइल के बीच जो थीटा एंगल बनता है ना, तो होता है थीटा। फिर आगे हॉराइजेंटल रेंज, मतलब एज यहाँ तक पहुँचने के लिए पकड़ लो, यहाँ तक पहुँचा गया। ठीक है, पत्थर यहाँ तक पहुँच गया, तो ये रेंज कितना होगा? ये वाला रेंज कितना होगा? ये होगा आर इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, मैक्सिमम रेंज कितना होगा? ऑक्यूज एट थीटा इक्वल 45। मतलब जब तुम किसी चीज़ को 45 डिग्री एंगल में फेंकते हो तो वो सबसे दूर जाके गिरेगा। ठीक है, सबसे दूर जाके गिरेगा। फिर आ गया नेक्स्ट टॉपिक आ गया, ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग ये बाय हार्ट या मतलब याद कर लेना। ठीक है, फिर आ गया लास्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। पकड़ लो इस सर्कुलर पाथ में एक रनर, एक पकड़ लो एक प्लेयर दौड़ रहा है इस तरफ, तो वो हो गया क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इन ए सर्कुलर पार्ट। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? इसका एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है, अगर सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी ऑब्वियसली आ गया ओमेगा इक्वल थीटा बाय टी। थीटा क्या होता है? इसका एंगल होता है। ठीक है, और टी होता है टाइम। फिर आ गया रिलेशन भी इक्वल आर ओमेगा। ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, ये वाले में आता है नीट में बहुत सारा क्वेश्चन, तो इसमें आप लोग ये मतलब सीख के जाना। ठीक है, फिर आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर सेंट्रीपिटल मतलब एंगुलर वेलोसिटी होगा तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ए सी इक्वल वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये वाला भी हम यूज़ करेंगे बहुत जगह पर। ठीक है, फिर आ गया डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर। तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होता है? यहाँ पर सेंटर होता है, इस तरफ होता है डायरेक्शन। ठीक है, तो ये मतलब ट्रिकी क्वेश्चन में आ सकता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किसकी तरफ होता है? तो आपको बताना पड़ेगा क्या? डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। होपफुली ये समझ में आ गया है। थैंक यू।